नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और ये नया शो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं द इंडियन इंटरेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय मामलों और विदेश नीति की खबरों को अब तक आप खास करके हिंदी मीडिया में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही देखते आए हैं, लेकिन अब विदेश नीति एक न्यूज शो का छोटा हिस्सा बनकर के नहीं रह गया है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश नीति पर खासा जोर है। तेजी से बदलती दुनिया में भारत एक नए और बड़े रोल के लिए तैयार है। ऐसे में विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बारीकियां समझने के लिए हम ये नया शो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, द इंडियन इंटरेस्ट। इसमें हमारा प्रयास होगा कि दुनिया भर में हो रही घटनाओं को हम आपके सामने एक नए अंदाज में रखें और खासकर उन बातों को हाईलाइट करें जो भारत के लिए अहम हैं और उसके हितों पर असर डालते हैं, और ये समझें कि भारत अपनी विदेश नीति कैसे संचालित कर रहा है। द इंडियन इंटरेस्ट की शुरुआत आज हम कर रहे हैं ब्रिक्स में हुए सम्मेलन पर खास शो के साथ। 5 देशों की ब्रिक्स सम्मेलन की हाईलाइट रही ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, लेकिन असली कहानी निकल करके आ रही है भारत और चीन के बड़े नेताओं की बैठक से। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बड़े ही गर्मजोशी से मिले। शी जिनपिंग ने यह कहकर माहौल को और दोस्ताना बना दिया कि जब चीन और भारत मिलते हैं तो दुनिया की नजर हम पर होती है। मोदी जिनपिंग मुलाकात में आशंका और संभावनाओं दोनों पर खुलकर चर्चा हुई। भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही व्यापार असंतुलन, आर्थिक सहयोग, कैलाश मानसरोवर यात्रा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई। भारत ने सीमा विवाद का मुद्दा भले ही उठाया हो, लेकिन चीन की तरफ से इसे दूर करने का कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। पिछले 60 सालों से कितनी सरकारें आई और गईं, लेकिन चीन से सीमा विवाद का हल नहीं निकल पाया। बहरहाल 80 मिनट तक चली मुलाकात में यह संदेश जरूर गया कि चीन आपसी सहयोग से विवादित मुद्दे सुधारना चाहता है। शी जिनपिंग ने रिश्ते सुधारने की दिशा में एक और बड़ा संकेत दिया। उन्होंने 21 देशों के एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग संगठन APEC की बैठक में मोदी को शामिल होने का न्योता दे दिया, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सिर्फ सांकेतिक है या भारत और चीन खुले दिल से सभी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हैं। मोदी के राज में सीमा विवाद जैसे उलझे मुद्दे को किनारे रखकर क्या दोनों देश आर्थिक रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे, जिसमें पलड़ा सिर्फ चीन की तरफ न झुका हो? क्या दोनों देश इस हकीकत को समझ चुके हैं कि आने वाले दशकों में अगुवाई उन्हें ही करनी है? हम साथ साथ हैं। ब्रिक्स समिट की तस्वीरें देखकर कुछ ऐसा ही संदेश जाता है। लेकिन चीन के साथ भारत के रिश्ते कभी गर्म तो कभी नरम रहे हैं। मोदी सरकार चीन के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश भले ही कर रही हो, लेकिन क्या चीन ऐसा ही चाहता है? ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि चीन की कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। दोनों देशों के बीच हाथ भले ही मिल गए हों, दिल मिलेंगे ये देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। भारत और चीन रिश्तों का क्या नया दौर शुरू हो गया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास 2 मेहमान मौजूद हैं। पूर्व राजदूत जी पार्थसारथी और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलो मनोज जोशी। वक्त निकालने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। पार्थसारथी साहब, पहला सवाल आपसे। जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से विदेश नीति पर एक बहुत ज्यादा सक्रियता देखी जा रही है, थोड़ा प्रोएक्टिव, थोड़ा हैंड्स ऑन अप्रोच देखा जा रहा है। उसमें अभी तक का हाईलाइट ये है, भले ही साइडलाइंस में, लेकिन चीनी राष्ट्रपति के साथ नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात और उसके बाद रूस के पुतिन साहब के साथ मुलाकात, इसमें आप क्या महत्व की बात देखते हैं? क्या नरेंद्र मोदी कोई अपनी एक नई छाप इस पर लगा रहे हैं? देखिए, चीन और भारत कई ऐसे संगठनों पे एकत्रित हुए हों, चाहे वो WTO में हो, चाहे वो पर्यावरण के विषयों पर हो, और अब ये ब्रिक्स में हम संगठित हुए हैं। इसका मतलब ये है और इसका मकसद ये है कि हम ऐसे संगठन बनाएं जिससे जो उभरते हुए शक्ति हैं उनको एक रोल दिया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर, और ये ना हो कि अमेरिका और उनके पश्चिम सहयोगी जो हैं हर चीज़ पर निर्णय लें, हर चीज़ पर हमें धमकी देने के लिए उन्हें मौका मिले। अगर हम संगठित एकत्रित होते हैं तो इसको हम सामना कर सकते हैं। हाँ, ये ब्रिक्स तो इसलिए बना कि जो उभरते हुए आर्थिक शक्तियां हैं उनको एकत्रित करने के लिए, और एक किस्म से अमेरिका के दबाव से एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करने के लिए। हाँ, उम्मीद रखते हैं कि
ये एक किस्म के कुछ फायदा तो मिलेगा। रहा सवाल चीन के साथ, अभी अगर आप चीन के विदेश नीति देखें तो हर एक पड़ोसी के साथ चीन के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। 7 आसियान देश हैं, जापान है, दक्षिण कोरिया है जिसके साथ सीमा विवाद है। तो ये नहीं चाहता है कि ये सब उनके पूर्व में है, ये नहीं चाहता है कि भारत के साथ भी तनाव बढ़े। लेकिन इससे ये समझना कि व्यापार बढ़ने से हमारे संबंध बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे, ये बहुत गलत होगा। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 चीज़ों पर, एक हमारे पड़ोस में उनकी नीति क्या है, क्या नीति ये है कि हमारे पड़ोसियों को हथियार देकर हम के खिलाफ उकसाएं, और दूसरी बात यह है कि सीमा विवाद में उनका पोजीशन क्या है। 2005 में निर्णय लिया गया था कि कैसे इसको तय करेंगे, लेकिन 2007 को उन्होंने पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना डिमांड व्यक्त किया जी। तो देखना पड़ेगा कि क्या उनकी ओर से इसका मतलब क्या है, क्या वो इच्छुक हैं सीमा विवाद को एक रियलिस्टिक तरह से सुलझने के लिए, सीमा विवाद को रियलिस्टिक और या वक्त खरीद रहे हैं जब उनके साथ दूसरे जी। बिल्कुल, आइए मनोज जी को यहाँ शामिल करते हैं। आपने पार्थसारथी साहब की बात सुनी, यही एक मन में शंका होती है। पहले तो था कि थोड़ा सा स्लो बर्नर पे रखते हैं सीमा विवाद की बातचीत को, थोड़ा बहुत करते रहेंगे, लेकिन मोदी जी ने सामने जाके साफ तौर पर कहा है कि इस पर तो बात करनी होगी, रिजॉल्व करना होगा। क्या अब ज्यादा प्रोएक्टिविटी से एक नई अनप्रिडिक्टेबल राह पर हम जा रहे होंगे, जहां पर गारंटी देना मुश्किल है कि चीन भले ही व्यापार बढ़ा ले लेकिन सीमा के मामले में कोई नरमी दिखाए वो, तो क्या ये एक रिस्की गेम खेल रहे हैं नरेंद्र मोदी? नहीं, मैं नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि काफी, मतलब 2003 से जबकि विशेष दूत जो हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट किए गए थे दोनों तरफ, हमारी तरफ से ब्रजेश मिश्रा थे और उनकी तरफ से दाई बिंगुओ थे, तो अब तक 17 मीटिंग ऐसी हो चुकी हैं। बीच में एक 2005 में एक खास समझौता भी हुआ है, अग्रीड गाइडलाइंस एंड पॉलिटिकल पैरामीटर्स ऑफ सेटलमेंट, तो काफी बातचीत इस पे हो चुकी है। और विचित्र बात यह है कि शी जिनपिंग जब से आए हैं मार्च पिछले साल 2013 में और दोबारा अभी ब्राजील में, उन्होंने ये एक बात दोहराई है, वो है कि सीमा विवाद जो है वो जल्द से जल्द खत्म होना, उसको सुलझाना चाहिए जी। ये बात जल्द से जल्द जो है अभी तक चीनी नहीं कर रहे थे जी। अब सवाल ये है कि जल्द से जल्द किस तरह सुलझाना चाहिए, मतलब उसका जो सॉल्यूशन होता है, तो वो उसका जो है उसकी रूपरेखा क्या होगी जी। क्योंकि आप जानते हैं कि जहां तक कि भारत का कहना है कि चीन जो है उसने हमारा अक्साई चिन इलाका हथियाया है, और चीन का कहना है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है वो उसका है। अब सवाल ये उठता है कि जल्द से जल्द तो सुलझाया जा सकता है, पर दोनों तरफ जो है मेरे ख्याल से ये हमको स्पष्ट समझना होगा कि अगर ये आज की हालत में सुलझाया जाए, और मैं समझता हूं एक निष्पक्ष तौर से अगर इसको देखें इस मुद्दे को, तो एक ही हालत में सुधारा जा सकता है, वो ये है कि जो जिसके पास है वो उसको रखे। बिल्कुल, एक मतलब स्टेटस को जो है जी, एक स्टेटस को मेंटेन किया जाए। अब पार्थसारथी साहब को मेंटेन किया जाए जी। पार्थसारथी साहब से एक सवाल पूछूंगा छोटा सा, वो ये कि नरेंद्र मोदी की रणनीति ये दिख रही है कि अमेरिका में ओबामा से बात करने के पहले वो चीन के राष्ट्रपति से मिल चुके हैं, अब ये चाइना जाएंगे, उसके बाद ये जापान जा सकते हैं शायद सितंबर महीने में, उसके बाद ओबामा से बात होगी। क्या अमेरिका से बात करने के पहले कुछ वो अपने साथ एम्यूनिशन इकट्ठा करना चाहते हैं, एक नया संतुलन दिखाना चाहते हैं कि अब अमेरिका के साथ ज्यादा करीबी हमारी नजर ना आए और हम एक इंडिपेंडेंट तौर पर और एशियाई देशों के साथ ज्यादा गठजोड़ बनाते हुए नजर आएं और तब अमेरिका से बात करें? नहीं, रणनीति में समझता हूं उससे आगे जाती है इनकी। वो ये नहीं चाहते हैं कि जब हमारी आर्थिक स्थिति इस तरह बिगड़ी हुई है, किसी पड़ोसी के साथ या किसी देश के साथ तनाव बढ़े। वो चाहते हैं कि एक किस्म की जो हमारे पड़ोस में एक अमन शांति की एक यहाँ माहौल हो, तो यही चाहते हैं वो। और मैं नहीं समझता हूँ कि पहले 1 साल या 2 साल जब तक आर्थिक स्थिति ना सुधरे
वो ऐसे कुछ कदम उठाएंगे जिससे माहौल अपने पड़ोस में खराब हो। मैं सोचता हूं कि बेहतर रहता अगर वो जल्दी जापान जाते, क्योंकि चीन के साथ जो संबंध हैं, जो सीमा विवाद है, उसके अलावा जिस तरह चीन परमाणु सामग्री दे रहा है पाकिस्तान को, जो सड़कें बना रहा है कश्मीर, पाकिस्तान ये आपने बिल्कुल, ये आपने इंपॉर्टेंट बात उठाई। ये सब हमारे लिए एक चिंता के विषय है। बिल्कुल। लेकिन जापान के साथ हमारी कोई मतभेद नहीं। जापान खुले दिल से आ रहा है हमारे साथ आर्थिक सहयोग के लिए। मैं नहीं समझता हूं कि ये उचित होगा कि उनके जापान की यात्रा को ज्यादा टालें या चीन को पहले जाएं और उसके बाद जापान जाएं। मैं समझता हूं सबसे पहले उन्हें जापान जाना चाहिए, क्योंकि आर्थिक गति को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है, वो ज्यादा जरूरी है। और जापान एक देश है जो हमें इस तरह के सामग्री दे सकता है, पूंजी निवेश करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो अगर आप आर्थिक दृष्टि को देखें तो जापान जी। और दूसरी बात यह है, जैसे चीन हमारा फायदा उठाता है पाकिस्तान के मतभेद के साथ जी, हमें भी उनके पड़ोसियों के साथ जो उनके बिगड़े हुए संबंध हैं, चाहे वो वियतनाम हो चाहे वो जापान हो, एक किस्म का बैलेंस हमें भी बनाना चाहिए। ये बिल्कुल करना चाहिए। और इसीलिए जापान या कोरिया या दूसरे आसियान देशों के साथ जो निकटता बढ़ानी चाहिए उस पर काम होना चाहिए ज्यादा। मनोज जी, आप पार्थसारथी साहब की इस बात से सहमत होंगे क्या कि जापान पहले जाना चाहिए था, क्योंकि मैक्सिमम कॉमन इंटरेस्ट वहां मिलते हैं। जापान के साथ प्रेडिक्टेबिलिटी अच्छी है, जबकि चीन के साथ अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा है। और आपको लगता है कि जापान में अगर अभी अनसर्टेनिटी है कि वो सितंबर में नहीं जाएंगे तो ये एक बुरी खबर होगी हमारे लिए? देखिए, ऐसा है कि जापान में भी अभी भी कुछ अंदरूनी मसले हैं, खासकर उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में, जो कि वहां के प्रधानमंत्री आबे ने अभी सुलझाने को निकले हैं, पर अभी सुलझे नहीं हैं। पर जहां तक कि आर्थिक संबंध की बात है, जापान और भारत के संबंध तो काफी मजबूत हैं। अभी आप जानते हैं कि जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है, भारत को आजकल सबसे ज्यादा जापान की तरफ से आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जापान जो है आज भारत के आर्थिक विकास में बहुत मजबूती से सक्रिय है जी। अब चारों ओर देखते हैं, मेट्रो देखते हैं, ये दिल्ली का मेट्रो, बंबई का मेट्रो, दिल्ली बंबई कॉरिडोर बन रहा है, फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, और बहुत कुछ और हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में हमारे वहां पे नॉर्थ ईस्ट के विकास में जापान सक्रिय होना चाहता है। तो मौके तो बहुत हैं, पर जहां तक कि राजनीतिक संबंध हैं, पॉलिटिकल संबंध हैं, उसके लिए मैं समझता हूं अभी भी जापान जो है वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है। और अमेरिका से जो है जितना हमारा समझौता होता है, जितना तालमेल होता है अमेरिका के साथ, उससे हमारे जो त्रिपक्षीय रिश्ते हैं इसमें फायदा ही होगा। और आप जानते हैं कि अब जो डायलॉग है, ट्राइलैटरल डायलॉग है, जापान यूएस इंडिया डायलॉग है, उसकी भी शुरुआत हो गई है। और पहली बार जो है, पहली बार तो नहीं, मतलब 2-3 साल से जापान आ नहीं रहा था मलाबार एक्सरसाइज में, नेवल एक्सरसाइज में। इस बार जापान को न्योता दिया गया है और जापान जो है अगली एक्सरसाइज में भारत और अमेरिका के साथ शामिल होगा नेवल एक्सरसाइज में। और उसमें भी यह है मेरे ख्याल से जहां जी, उसमें भी जापान के साथ अभी डेट मैच नहीं हो रही है, जबकि भारत, अमेरिका और जापान के इस मंच की एक बैठक भी शायद इसी साल होनी है। तो भारत, अमेरिका और चीन और जापान, इन चारों देशों के बीच में भारत जिस प्रकार से बात करेगा, इस पर हम नजर बनाए रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत अपने हितों को कैसे आगे बढ़ाता है। आज इस पूरी व्याख्या और समीक्षा के लिए पार्थसारथी साहब और मनोज जोशी जी का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब ब्रेक के बाद बात करेंगे ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में भारत ने क्या हासिल किया। हमारे साथ जुड़ेंगे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री लॉर्ड मेघनाथ देसाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस हफ्ते की दूसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर रही ब्रिक्स सम्मेलन में भारत को क्या हासिल हुआ, मोदी की डिप्लोमेसी कितनी धारदार नजर आई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री लॉर्ड मेघनाथ देसाई। लॉर्ड देसाई से पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूंगा सर आपसे कि ये समिट जो है मोदी जी के लिए पहला बड़ा एक इंटरनेशनल एंगेजमेंट था, जहां वो एक मल्टीलैटरल फोरम से एक बैठक के साथ शुरू हुए, कितनी सफलता रही?
हाँ जी, ब्रिक्स तो एक अजीब सी चीज़ है, क्योंकि उसका ओरिजिन है तो गोल्डमैन सैक्स से हुआ था। जिम ओनील ने कहा था कि भाई ये इकोनॉमी ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, बाद में साउथ अफ्रीका, हाई ग्रोथ इकोनॉमी। दूसरा कोई उनमें कॉमन एलिमेंट नहीं, मगर ऐसा हो गया है कि इन साल, जब से ये शुरू हुआ 10 साल पहले, अब ये जूथ बन गया है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के खिलाफ नहीं, मगर डेवलप्ड कंट्रीज के एक ऑल्टरनेटिव पावर हो गए हैं। क्योंकि जो IMF और वर्ल्ड बैंक में है, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी वगैरह, उनकी मेजॉरिटी पावर है। तो इनके सामने, इनके विरुद्ध नहीं, मगर इनके सामने रशिया, चीन, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील साथ आ गए हैं। तो इस ख्याल से मुझे लगता है कि मोदी जी की ये पहली ब्रिक्स समिट रही, मगर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये रोल अपना लिया है कि सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं, मगर एक अंतर्राष्ट्रीय लीडर भी हो सकते हैं। जैसे उन्होंने चीन और रशिया के साथ बात की, और जैसे उन्होंने वो ब्रिक्स बैंक के बारे में बात की, तो लगता है कि वो सफल रहे। जी, अपने लिए एक ग्लोबल भूमिका बनाने को और उसको क्राफ्ट करने को उसमें लगे हुए हैं मोदी जी। लेकिन जिस ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की बात आपने कही है, उसके बारे में सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि हम चाहते थे कि ये हेडक्वार्टर भारत को मिल जाए, भारत का हेडक्वार्टर बने, न कि ये शंघाई या बीजिंग में जाए। तो आप क्या समझते हैं कि हमको हेडक्वार्टर तो नहीं मिला, प्रेसिडेंसी जरूर मिल गई, इसको सफलता माना जाए या इसमें थोड़ा सा एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट हुआ है? एक सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया ने पहले से कहा था कि ब्रिक्स बैंक में सबके हिस्से इक्वल होने चाहिए। सबके जो कंट्रीब्यूशन है वो एक समान चाहिए। IMF वर्ल्ड बैंक में क्या है कि अमेरिका का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो उसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। तो यहाँ पहले से ये निश्चित किया है कि सबको एक हिस्सा सबका इक्वल होगा और सबके वोट भी इक्वल होंगे। तो ऐसा नहीं कि चीन अपनी सत्ता जमा सकता है भारत पे, मगर सबको साथ मिलके काम करना पड़ेगा। अच्छा, भारत को लोकेशन नहीं मिला, हेडक्वार्टर्स नहीं मिला, मगर प्रेसिडेंसी मिली, वो अच्छी बात है। प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहेगी। मगर मुझे लगता है कि भारत ने अगर पिछले 10 साल में ज़्यादा विकास किया होता तो शायद हमें हेडक्वार्टर्स भी मिल जाते। मगर अगर देखो कि भाई विश्व फिनेंशियल सिस्टम के दृष्टिकोण से देखो, तो लगता है कि हमारे वहाँ इतना सोफिस्टिकेटेड IT स्ट्रक्चर नहीं, इतना सोफिस्टिकेटेड मार्केट स्ट्रक्चर नहीं जितना कि चीन के पास है शंघाई में। लॉर्ड देसाई, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि बहुत कम वक्त हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी फॉरेन पॉलिसी के मामले पर बहुत ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। बहुत सारी बैठकें, बहुत सारी बातचीत, बहुत सारी यात्राएं हो रही है। आपको क्या स्ट्रैटेजी नजर आती है विदेश नीति के लिए? मोदी जी किस तरह से कर रहे हैं? मुझे तो ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति अगली विदेश नीति से अलग नहीं, मगर विदेश नीति को ऐसा है कि भारत के जो इंटरेस्ट है उनको ही बढ़ाना है। और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी वही कर रहे हैं जो अगली सरकार कर रही थी, मगर बहुत जोर से कर रहे हैं। उनको कॉन्फिडेंस बहुत है। और देखो कि भाई ये आदमी जो गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे, फॉरेन पॉलिसी का उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी इतने सफल रहे
ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस में, तो लगता है उन्होंने बहुत इस बारे में सोचा है, बहुत सालों से इस बारे में सोचा है, और वो जानते हैं कि कैसे भारत के इंटरेस्ट फोर्सफुली आगे बढ़ाए। बिल्कुल लॉर्ड देसाई, इस बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलते चलते हम आपको ये बता दें कि अगले कुछ महीने नरेंद्र मोदी के लिए बहुत व्यस्तता भरे होंगे। किन किन देशों की यात्रा वो करने वाले हैं या कौन से राष्ट्र प्रमुख भारत आने वाले हैं। अगस्त या सितंबर में मोदी की जापान यात्रा हो सकती है। सितंबर में ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आएंगे। इसी महीने मोदी अमेरिका के दौरे पर होंगे, जहां माना जा रहा है कि 30 सितंबर को उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से होगी। नवंबर में मोदी चीन जाएंगे, जबकि दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति का दिसंबर में भारत में दौरा होगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हम उन विषयों को लेकर के शामिल आपके सामने आएंगे जिसमें भारत के हित छुपे हुए हैं और वो विश्व मंच पर बढ़ाए जा रहे हैं। नमस्कार।